जय हिंद दोस्तों। कल हमने भाग 3 के मौलिक अधिकार के बारे में देखा था और आर्टिकल 12 और 13 को भी देखा था। आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। आप कभी कभी देखेंगे विधि के समक्ष समान लिखा रहेगा, कभी कभी कानून के समक्ष समान लिखा रहेगा। तो जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है कि सही क्या है। तो सही दोनों होते हैं, पर ज्यादातर ये अप्रोप्रिएट पाया जाता है। अभी देखते हैं, एक होता है ईबीएल जिसे कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसे ही विधि के समक्ष समान कहते हैं। जबकि एक होता है ईपीएल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसे कहते हैं कानून के समक्ष समान। कानून के समक्ष समान ईपीएल को हम यूएसए से लेके आए थे, जबकि ईबीएल को हम ब्रिटेन से लेके आए थे। इन दोनों में से दोनों ही हमारे भारत देश में लागू है, मगर ईबीएल सिर्फ 20% केस में देखा जाता है और ईपीएल 80% केस में देखा जाता है। ईबीएल में जब हम देखते हैं तो मालूम चलता है कि इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसमें सभी लोग बराबर होते हैं। जैसे अमीर गरीब, अगर कोई अपराध अमीर ने किया है और साथ ही साथ वही अपराध गरीब ने किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि अमीर को सजा से मुक्त कर दिया जाएगा या गरीब को ज्यादा सजा दी जाएगी। जैसे एक केस लेते हैं, ये काला हिरण को मारने के जुर्म में सलमान खान के ऊपर केस चला था। वो अमीर थे मगर उनको छोड़ा नहीं गया था, क्योंकि जंगली जानवरों के शिकार पे भारत सरकार ने रोक लगाई है। तो ये कानून के खिलाफ कार्य किया था उन्होंने, तो उनका भी केस लगा था। तो ये ईवीएल के थ्रू किसी पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि ईपीएल कहता है कि कुछ कंडीशनों में भेदभाव किया जा सकता है। जैसे समान जुर्म होने पे बड़े लोगों को, बड़े मतलब एज वाइज बड़े लोगों को जो सजा होती है वो थोड़ी मतलब नॉर्मल सजा होती है, जो जैसी दी जानी चाहिए। मगर वही जुर्म अगर कोई बच्चा करता है तो उस बच्चे को कम सजा दी जाती है या फिर बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं देखूं, मतलब ये वाला जो है कुछ कुछ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो कैसी कंडीशन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसने वो गलती से चाकू पा गया, उसको मालूम नहीं कि इससे क्या क्या होता है, उसके पास इतना दिमाग नहीं होता कि इससे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और वो खेलने लगा और गलती से उसने किसी पे हमला कर दिया, तो उसको सजा नहीं दी जाती या फिर उसके हिसाब से सजा दी जाती है। जबकि कोई बड़ा व्यक्ति चाकू से किसी पे हमला कर दे तो उसे मर्डर करने का जुर्म या जो भी धाराएं हैं वो लगाई जाती है। दोनों ने एक ही काम किया है कि चाकू से मारा है सामने वाले को, मगर बच्चा और बड़ा इन दोनों में डिफरेंस करके इनको अलग अलग प्रकार की सजा दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे सामने कोई आतंकवादी आ गया तो वो मुझे अटैक करने वाला है, मुझे मालूम चला कि वो मेरे पूरे गांव को या शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या फिर यहाँ बम लगाया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास कोई हथियार है तो मैं उसे मार देती हूँ। तो इस कंडीशन में अगर मैं किसी नॉर्मल व्यक्ति को मारती तो मेरे ऊपर लंबा केस बनता, बहुत सारी धाराएं लगती, मगर इस केस में मुझे कुछ छूट दी जाएगी, क्योंकि मैंने ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया बल्कि लोगों की जान बचाने और खुद की जान बचाने के लिए किया। तो ये डिफरेंट कंडीशन होती है। ये जो प्रोटेक्शन है ये ईपीएल के थ्रू मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि ये दोनों कुछ ना कुछ डिफरेंस रखते हैं मगर दोनों का ही नाम बराबर से लिया जाता है। और जैसे बड़े एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी लेवल के या फिर पीसीएस लेवल पे, तो इनसे डिटेलिंग में क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल में पूछा जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल एग्जाम में भी आजकल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आर्टिकल 15 कहता है सरकार और जनता किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये किस प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती, तो इसके 5 मापदंड है। एक है जाति के आधार पे, एक है धर्म के आधार पे, एक है वंश के आधार पे, एक है लिंग के आधार पे और एक है जन्म स्थान के आधार पे। जाति के आधार पे तो आप सभी जानते होंगे, ऊंची जाति नीची जाति, इन पे तो कई बार हंगामा हुआ है, छुआछूत की भावना ये जाति के आधार पे होती है। तो सरकार और जनता इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती है। सिमिलरली धर्म के आधार पे किया, जैसे किसी जगह पे हिंदू मेजॉरिटी है और सिख
या कोई और अन्य धर्म माइनॉरिटी है, तो नॉर्मली ये धर्म के आधार पे हमको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। मगर संविधान में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करने का साफ साफ मना कर दिया गया है कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई पाया जाता है तो उस पर हम केस कर सकते हैं। वंश के आधार पे, वंश के आधार पे जैसे अगर सपोज करो मैं जवाहरलाल नेहरू जी के फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो बहुत ताव रहेगा कि मैं उनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने एरिया में, अपने सर्कल में अपना रॉक झाड़ने की कोशिश करूंगी, तो ये भी नहीं चल सकता है। एक होता है लिंग के आधार पे। लिंग के आधार पे कैसा, कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो जनरली हम देखते हैं हमारे इधर तो पितृसत्तात्मक समाज है, तो वो लोग महिलाओं की मतलब अपने को सुप्रीम बताना चाहते हैं। और एक और चीज होती है जिसपे हम कभी चर्चा नहीं करते, दैट इज थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर में क्या होता है कि महिलाओं को फिर भी उतनी आज़ादी मिल जाती है जितना कि थर्ड जेंडर को मिलती ही नहीं है। कुछ मूवियों के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं, उनको तो समाज में रहने का भी, अच्छे से खुल के रहने का भी दर्जा नहीं मिल पाता है। तो ये लिंग की वजह से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा है। एक है जन्म स्थान के आधार पे। तो जन्म स्थान का आधार मतलब होता है, जैसे मैं तो अभी कंप्लीटली भारत की नागरिक हूँ, भारत में ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन अगर मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ होता और मैं इधर पे जाती, भारत की नागरिक हो जाती, मगर उसके बावजूद मेरे साथ अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो ये गलत भेदभाव है, तो आर्टिकल 15 के तहत मैं उस पर केस कर सकती हूँ। तो ये चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए, और नहीं, लोग नहीं भी करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गांव के परिवेश में भी ऐसा हमको देखने को मिलता है। अभी देखते हैं इसमें कुछ आरक्षण भी प्रदान किया गया है, मतलब इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है समाज के ऐसे लोग जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं उनको, क्योंकि समाज में कुछ लोग बहुत ऊंचे स्थान पे हैं, कुछ लोग एकदम ही नीचे स्थान पे हैं, तो हम सबको बराबर करना चाहते हैं, तो ऊंचे वाले लोगों को नीचे करने की बजाय जो नीचे के लोग हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके हम ऊपर ला सकते हैं। तो इस वजह से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के प्रावधान बहुत अच्छे हैं, मगर जिन लोगों को आरक्षण में रखा गया है उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है, अतः समाज में इसको नेगेटिव नजरों से देखा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरक्षण जो है अच्छे उद्देश्य से दिया गया है, मगर इसका मिसयूज हो जाता है, तो हमको समाज के पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इसका ध्यान रखना चाहिए। 16वां है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब होता है सरकारी नौकरियों में समानता। तो सरकारी नौकरी में सभी को समानता मिली प्राप्त है, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको नहीं किया जा सकता। जैसे हैवी ड्यूटीज में महिलाओं की भर्ती नहीं हो सकती, जैसे सेनाओं में महिलाओं की ज्यादा भर्तियां नहीं होती हैं, मगर ज्यादा नहीं होती हैं, और करना भी नहीं चाहिए। और जैसे सेना की बात करें तो डिसेबल पर्सन वहाँ अलाउ नहीं होते हैं। तो नॉर्मली हर एग्जाम्स में डिसेबल पर्सन के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, मगर वहां दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ट्रेन चलाने में लोको पायलट की अगर भर्ती है तो वहां डिसेबल पर्सन को दे दिया तो वो ट्रेन भिड़ा भी सकता है। तो ऐसी जगहों को छोड़ के किसी भी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। 17वां है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। छुआछूत तो हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत छुआछूत का भाव देखने को मिलता है, विशेषतः ऐसी जगहों पे जहाँ पे शिक्षा का प्रसार ज्यादा नहीं हो पाया है। तो अगर कोई भी छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इसे हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। मगर इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। छुआछूत के नाम पे ऐसा नहीं कर सकते हैं हम कि जैसे अगर किसी को कोरोना है और छुआछूत के नाम पे वो किसी के बाजू में बैठ जाए, तो ऐसी संक्रमण या घातक बीमारी, तो ऐसी जगहों पे छुआछूत अलाउड है, मगर सिर्फ जाति धर्म इन सब के नाम पे छुआछूत करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो अस्पृश्यता आप समझ गए होंगे कि कंडीशंस के हिसाब से दिया गया है, ये सब कंडीशन के ऊपर है। और 18वां कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधि, जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर कब्जा किया था, अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, उस टाइम पे जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनको सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि मिली थी
अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, तो ये उपाधियां अब हम धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई देश हमको अवार्ड देना चाहता है तो उस कंडीशन में हमें राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को द ऑर्डर ऑफ सनराइज मिला था जापान की तरफ से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रपति जी से परमिशन लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी परमिशन ली, अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तभी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मगर कुछ अपवाद में दिया गया है कि ऐसी कुछ उपाधियां हम ले सकते हैं। ये अपवाद में है नेशनल उपाधियां या फिर नेशनल टाइटल। तो जैसे जनरल, मेजर, ये सब होते हैं, सेना में होते हैं, और भी ऐसे टाइटल्स होते हैं जो कि हमको शिक्षा के बेस पे मिलते हैं। शिक्षा, अगर हम पढ़ लिख लिए, डॉक्टर बन सकते हैं तो हमें डॉक्टर बुलाया जा सकता है, प्रोफेसर बन गए तो प्रोफेसर बुलाया जा सकता है। ये दिख नहीं रहा होगा, इंस्पेक्टर लिखा मैंने, इसको मिटा ही देती हूँ। इंस्पेक्टर होता है, और भी जो भी पोस्ट जो हमें शिक्षा के माध्यम से मिलती है। और अगर सेना में हम गए तो सेना में हमको हमारे काबिलियत के हिसाब से जो भी रैंक मिलती है, और अवार्ड जैसे कि भारत रत्न हो गए, अर्जुन अवार्ड हो गए, पद्म अवार्ड हो गए, पद्म के 3 प्रकार के अवार्ड। तो ये अवार्ड जो कि नेशनल यानी राष्ट्रीय हमको प्रदान करता है, वो अवार्ड हम ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं, आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। 15 बोलता है कि कोई भी भेदभाव इन 5 आधार पे नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इसमें भी हम समान होंगे, इन 5 के आधार पे हम समान होंगे। लोक नियोजन में समानता देखने को मिलेगी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं होगा, यानी हम इसमें भी समान होंगे। 18वां कहता है कि उपाधियों का अंत होगा, और अगर हम अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई भी चीज लेंगे तभी हमको वो चीज मिलेगी, वो अवार्ड्स या टाइटल्स हमको मिलेंगे, अन्यथा हम सभी लोग समान हैं। तो आर्टिकल 14 से लेके हम देखते हैं 18 तक सभी में समानता की बात की गई, अतः इसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से शुरू होकर आर्टिकल 18 तक जाता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब ये भाग हम शुरू कर रहे थे कि इसमें मौलिक अधिकारों में कुल 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें से अब 6 प्रकार का बचा है। तो ये समानता का अधिकार, तो मैंने आपको ये भी बताया, ये नोटिस कराया था कि आर्टिकल 12 से 35 तक शुरू होता है। तो आर्टिकल इतने सारे हैं पर अधिकार इतने कम कैसे? तो इस समानता का अधिकार ही 5 आर्टिकल में डिफाइन किए गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।